नमस्कार दोस्तों। आज हम लेके आए हैं आपके सामने कक्षा 10 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की कक्षा 10 की विज्ञान की किताब का चैप्टर नंबर 3 आनुवांशिकी। दोस्तों, हमारे वीडियो को देखते हुए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना अपने दोस्तों के बीच, ताकि लॉकडाउन के अंदर हम अपनी स्टडी को जारी रख सकें। अब हम अपने ज़्यादा बातों में समय न गवा करके हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, आनुवांशिकी। देखो, बहुत ही इजी टॉपिक है आनुवांशिकी। और आनुवांशिकी के अंदर हम आनुवांशिकी के बारे में पढ़ेंगे, आनुवांशिकी की उत्पत्ति कैसे हुई है, क्या आनुवांशिकी का मतलब होता है, और उसके साथ ही अपन मेंडल के द्वारा जो नियम दिए गए थे मेंडल के नियम पढ़ेंगे, और किस तरह से लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होता है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। देखिए, आनुवांशिकी जो है वो शब्द जिसको आप इंग्लिश में क्या कहते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? जेनेटिक्स। जेनेटिक्स कहते हैं। अब देखो, जेनेटिक्स से जो शब्द था उसका प्रयोग सबसे पहले, इसकी खोज किसने की थी? डिस्कवर्ड बाय बेटसन। किसके द्वारा की गई इसकी खोज? बेटसन के द्वारा की गई। ठीक है। और कब की थी? 1905 के अंदर, 1905 के अंदर की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? बेटसन के द्वारा की गई थी। आनुवांशिकी का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? आनुवांशिकी जो शब्द है उसकी उत्पत्ति किससे हुई? उसकी उत्पत्ति हुई एक ग्रीक भाषा का शब्द था। कौन सी भाषा का शब्द था? ग्रीक भाषा का शब्द था। कौन सा शब्द था? जीन। ग्रीक भाषा के शब्द जीन से इसकी उत्पत्ति हुई। देखो, वापस रिवाइज करते हैं। आनुवांशिकी, जिसे आप जेनेटिक्स कहते हैं, जेनेटिक्स की खोज या जेनेटिक्स का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? बेटसन ने किया था। कब किया था? 1905 के अंदर किया था। और आनुवांशिकी जो शब्द है उसका उत्पत्ति हुई है वो कहाँ से हुई है? ग्रीक भाषा से हुई है, और जिसका ग्रीक भाषा का एक वर्ड है जीन, जिससे इसकी उत्पत्ति हुई है। दोस्तों, आनुवांशिकी होती क्या है? आनुवांशिकी की डेफिनेशन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हेरिडिटी? डेफिनेशन ऑफ हेरिडिटी यानी कि इसकी परिभाषा क्या होती है? कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों के लक्षणों की आनुवांशिकता और विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। यानी कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों के लक्षणों और आनुवांशिकी तथा विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? अपन आनुवांशिकी कहते हैं। नोट डाउन, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों के लक्षणों की आनुवांशिकता व विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहते हैं? अपन आनुवांशिकता कहते हैं। और एक अगर शॉर्ट रूप के अंदर आपको बताया जाए कि आनुवांशिकी क्या होती है, आनुवांशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर आनुवांशिकता का अध्ययन किया जाता है। वो आनुवांशिकी, ये एकदम शॉर्ट है, लेकिन अपन को थोड़ा सा अलग पढ़ना है, और जिसके अंदर हम अपनी परिभाषा बनाते हैं कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों के लक्षणों की आनुवांशिकता, यानी कि जो सजीव होते हैं उनके लक्षणों की आनुवांशिकता के बारे में, और जो सजीवों में जो विभिन्नताएं पाई जाती है उसका अध्ययन किया जाता है, उसी को क्या कहते हैं? आनुवांशिकी कहते हैं। अब देखो, आपने सुना होगा कि सजीवों में जो लक्षण होते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते हैं? स्थानांतरण होते हैं। सजीवों में लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण होना क्या कारण होता है? उसका आनुवांशिकी होती है। क्या होती है? सजीव में
लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण। सजीवों में जो लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण है वो किसके द्वारा होता है? हेरेडिटी या जेनेटिक्स के कारण होता है, ठीक है ना। इन्हीं लक्षणों को, यानी कि जो लक्षण जो सजीवों में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसमिटेड होते हैं, उन्हीं लक्षणों को अपन क्या कहते हैं? अपन आनुवांशिक लक्षण। और इन लक्षणों को अपन क्या कहते हैं? आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? आनुवांशिक लक्षण, ठीक है। अब देखो, हमने अभी बताया आपको आनुवांशिकता की परिभाषा के बारे में बता दिया था। अब यहाँ हमने देखो, जो ये आनुवांशिक लक्षण होते हैं, जो ये आनुवांशिक लक्षण होते हैं वो क्या हो रहे हैं? आनुवांशिक लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं? जो अपने एक पीढ़ी, जो पेरेंटल पीढ़ी होती है, उससे क्या होती है? आगे बढ़ती है। पेरेंटल पीढ़ी से कहाँ जाती है? अपने संतति की जो पीढ़ी होती है वहां जाती है। इसको मैं रब कर रहा हूँ, अगर किसी को देखना है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है, ठीक है। रब हो रहा है ये, ठीक है। यानी आनुवांशिक लक्षणों का जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में संचरण ही वंशागति कहलाता है। अब एक यहाँ टॉपिक, एक वर्ड आता है वंशागति। वंशागति का मतलब क्या होता है? कि सजीवों में लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण। सजीवों में जो लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होता है वो क्या कहलाता है? आपके वंशागति कहलाता है। वंशागति होती है वो क्या होता है? वंशागति जो होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है? जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में होती है। कहाँ से होती है? वंशागति का जो प्रोसेस होता है वो कहाँ से होता है? जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में होता है। तो अभी तक हमने जो पढ़ा उसके अंदर मोस्ट क्वेश्चन क्या क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन आनुवांशिकी के बारे में, आनुवांशिकी, परिभाषा, उत्पत्ति, खोज, इसने उसका यूज किया। उसके बाद वंशागति क्या होती है वो भी मैंने बता दिया था। अब देखो, यहाँ से आगे अपन पढ़ते हैं कि मेंडलवाद। क्या पढ़ते हैं अपन? मेंडलवाद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम। जो मेंडलवाद होते हैं उनमें से कोई ना कोई एक नियम जरूर आता है और उनको आपको पढ़ना जरूरी है। देखो, मेंडलवाद, मेंडल कौन था? एक साइंटिस्ट था साहब। कौन था? साइंटिस्ट था। इसका पूरा नाम क्या था? ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल कौन था? साइंटिस्ट था। पूरा नाम क्या था? ग्रेगर जॉन मेंडल। इसका जन्म कब हुआ था? 1822 के अंदर हुआ था, ठीक है। अब देखो, मेंडल को क्या कहते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। फादर ऑफ जेनेटिक्स एक नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है कि जेनेटिक्स यानी आनुवांशिकी के पिता कौन है? मेंडल है। कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। क्यों कहते हैं? क्योंकि मेंडल ने आनुवांशिकी का क्या किया था? स्टडी की थी। क्या की थी? अभी मैंने एक नाम बताया था, बेटसन। बेटसन ने तो इसकी खोज की थी, लेकिन उसके अंदर स्टडी किसने की थी? मेंडल ने की थी। तो मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। और मेंडल ने स्टडी की, और स्टडी भी कहाँ की? उद्यान मटर के ऊपर। किसका की थी? उद्यान मटर के पादप पर की थी। और उद्यान मटर का वैज्ञानिक नाम जो था, साइंटिफिक नेम था, वो क्या था? पायसम सेटाइवम। क्या था? पायसम सेटाइवम। मेंडल कौन था? वैज्ञानिक था। जन्म कब हुआ? 1822। पूरा नाम ग्रेगर जॉन मेंडल।
उपलब्धि क्या थी इसकी? फादर ऑफ जेनेटिक्स था ये, यानी कि अनुवांशिकी का जनक, जिसने अनुवांशिकी का अध्ययन करते हुए अनुवांशिकी के बारे में बताया था, ये होता। ठीक है ना। अब देखो मेंडल ने क्या किया था, पायसम सेटाइवम पर 7 वर्ष तक संकरण का प्रयोग करते हुए इन प्रयोगों से, यानी कि इसने पायसम सेटाइवम में क्या करवाया था, 7 वर्ष तक क्या किए थे, संकरण किया था। संकरण का मतलब जनन करवाया या क्रॉस करवाया। जब पायसम सेटाइवम में 7 वर्ष तक इसने संकरण करवाया, तो 7 वर्ष तक संकरण के अंदर इसने क्या किए थे, 7 लक्षण प्राप्त किए थे। इसने क्या देखा था, 7 लक्षणों को, जो क्या थे, कुछ प्रभावित है, अप्रभावित है, जिनको क्या देखा था, इसने देखा था। अब देखो उन्हीं 7 लक्षणों के आधार पर मेंडल ने अपने 3 नियम दिए थे, और उन तीनों नियमों को अपन क्या कहते हैं, मेंडलवाद कहते हैं। और उन तीनों नियमों के अंदर से जो पायसम सेटाइवम का जो पादप था, उसके चुनने का कारण भी था, वो भी हम आगे आपको बताएंगे। और मेंडल का जो था आपके मृत्यु, जन्म 1822 के अंदर है और मृत्यु हुई थी इसके 1884 के अंदर, 1884 के अंदर इसकी मृत्यु हो गई थी। आपको जन्म मृत्यु का वो ज्यादा याद नहीं रखना है, लेकिन आपके शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर मेंडलवाद किसे कहते हैं या फिर फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, मेंडल ने किस पादप के ऊपर अपना प्रयोग किया था, ये सब आपको पढ़ना रहता है। अब देखो अब मेंडल की जो सफलता थी उसके कारण से पढ़ने से पहले, हाँ सही है, मेंडल की सफलता के कारण, यानी कि मेंडल को सफलता क्यों मिली, आनुवंशिकी की स्टडी के अंदर मेंडल को जो सफलता मिली थी उसका कारण क्या था, उसका कारण ये था, आगे देखते हैं अपन कि देखो मेंडल की वंशागति के, मेंडल की जो सफलता थी, सफलता के कारण में अपन पहला पॉइंट अपन देखते हैं, सफलता उसको मिली थी कि एक तो मेंडल की ये विशेषता थी कि मेंडल ने जो 7 वर्षों तक अलग अलग प्रयोग किए, तो 7 वर्षों में अलग अलग वंशागति लक्षणों को देखा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया, यानी कि एक वन टाइम के अंदर क्या किया था, एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन। वंशागति का अध्ययन किया था। ठीक है। उसके अलावा मेंडल ने जो अपने प्रयोग किए थे उन सभी को क्या किया था, एक स्टैटिक यानी कि एक सांख्यिकी विश्लेषण के आधार पर उनको सेट किया था। फिर पादप का चुनाव भी सावधानी पूर्वक किया, यानी कि मेंडल ने ऐसा पादप चुना जो 1 वर्षीय था और यानी कि जिसको कम समय में उगाना क्या था, संभव था। यानी कि मटर का पादप एक ऐसा पादप है जिसको बहुत कम समय में भी अपन क्या कर सकते हैं, उसको तैयार कर सकते हैं। ठीक है ना, ज्यादा वर्ष लगने वाला पादप नहीं है और 1 वर्षीय पादप था ये। ठीक है। अब अपन दोस्तों उसके बाद अपन देखेंगे मेंडल की जो नियम थे उनको बारे में पढ़ेंगे अपन। सबसे पहले उसने बताया था 7 क्या थे उसके मेंडल के विपर्यासी लक्षण थे। मेंडल ने जो 7 वर्ष तक अलग अलग प्रयोग किए उसके 7 विपर्यासी लक्षण थे। आज का लास्ट टॉपिक है ये अपना, कि मेंडल का जो 7 जो विपर्यासी लक्षण थे वो कौन थे। मेंडल ने 7 वर्षों में क्या क्या लक्षण देखे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। विपर्यासी के बारे में भी आपको आगे बताया जाएगा, जब चैप्टर अपन आगे पढ़ेंगे। देखो उसने जो लक्षण देखे थे उनमें से कुछ तो क्या थे, प्रभावित थे, और कुछ क्या थे, अप्रभावित थे। जिसके अंदर से अगर आपको बनानी हो तो आप बना सकते हो मेरे साथ। क्रम संख्या यहाँ पर, पादप के लक्षण, और यहाँ प्रभावी और यहाँ अप्रभावी। देखो पादप की ऊंचाई, सबसे पहले उसने लक्षण क्या देखा था, पादप की ऊंचाई। अब ऊंचाई में उसने क्या देखा साहब, कि कुछ पादप क्या होते हैं, सॉरी यहाँ लिखना था इसको, पादप की ऊंचाई है जिसके अंदर जो लंबापन था वो तो क्या था, प्रभावी था। यानी कि जो लंबापन था वो क्या था, प्रभावी, यानी अगली पीढ़ी में स्थानांतरण हो रहा था। लेकिन जो बोनापन था वो
क्या था, अप्रभावी, यानी कि यह जो लक्षण था वो दिखाई नहीं दे रहा था। सारा अपन आगे अपना पूरे स्टडी के साथ अपन पढ़ेंगे, अभी अपन टेबल के माध्यम से देख रहे हैं। उसके अलावा पुष्प की स्थिति, पुष्प की स्थिति कैसे कि जो फूल लगते थे उसके अंदर, पौधे के ऊपर जो मटर के पौधे पे जो फूल लगते थे वो कैसे लगते थे, यानी कि जो कक्षीय जो पुष्प स्थिति थी वो तो क्या थी, उसके अंदर प्रभावी थी, और जो अग्रस्त थी वो क्या थी, अप्रभावी थी। ठीक है। उसके अलावा फली कैसी थी उसकी, मटर की फली कैसी थी, फूली हुई थी, कैसी थी, फूली हुई। और जो संकीर्णित होना, यानी कि मटर की फली का जो पिचकना था वो क्या था, उसके अंदर अप्रभावी था, जबकि जो फूली हुई जो फली थी वो क्या थी, प्रभावी थी। उसके अलावा फली का रंग कैसा था, फली का रंग, रंग कैसा था, हरा और पीला। जो हरा रंग था वो तो क्या था, प्रभावी था, और जो पीला रंग था वो क्या था, अप्रभावी था। तभी आपको पता लगता, आप देखते हो कि मटर का जो फली होती है उसका रंग कैसा दिखाई देता है अपन को, हरा, प्रभावी है वो, क्यों, क्योंकि वो लक्षण क्या है, प्रभावी, जो अपन को क्या देता है, स्पष्ट दिखाई देते हैं, वो लक्षण क्या होते हैं, प्रभावी होते हैं। उसके अलावा मटर के जो पुष्प होते थे, पुष्प कैसे, यानी कि जो फूल आते थे उसके अंदर, वो फूल कैसे थे, वो फूल थे बैंगनी रंग के, और मटर के पादप पे जो फूल लगते हैं वो क्या होते हैं, बैंगनी होते हैं, और जिसके अंदर से सफेद रंग क्या था, अप्रभावी था उसके अंदर। छठा उसका लक्षण था बीज की आकृति, मटर के जो बीज था उसकी आकृति कैसी थी, बीज की आकृति में उसका गोलाकार का होना जो था वो तो लक्षण क्या था, प्रभावी था। और जो झुर्रीदार था, झुर्रीदार, वो क्या था आपके, अप्रभावी था। और बीच का रंग लास्ट में इसका सातवां विपर्यासी लक्षण था, बीच का रंग जो उसका कैसा था, पीला तो प्रभावी था, और हरा क्या था, अप्रभावी था। ठीक है दोस्तों, अब आज अपन ने ये चीज पढ़ ली, अनुवंश, ये उसके साथ जोड़ी क्या थे, विपर्यासी लक्षण, जो इसने मटर के पादप में 7 वर्षों तक संकरण करवा के देखे थे। ये जो 7 लक्षण है इनमें आ सकते हैं क्वेश्चन आपका। ठीक है। अब देखो, वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अपन ने क्या क्या पढ़ लिया, आनुवंशिकी की उत्पत्ति, आनुवंशिकी की परिभाषा, आनुवंशिकी की प्रयोग किसने की थी, डिस्कवर किसने किया था, है? और आनुवंशिकता के अंदर जो वंशागति होती है वो क्या होती है, हेरिडिटी क्या होती है? उसके अलावा जो मेंडलवाद था वो क्या था, मेंडल ने किसके ऊपर प्रयोग किया था। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक में अपन पढ़ेंगे मेंडलवाद का जो पुनर्जन्म होता है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे, साथ ही अपन पढ़ेंगे मेंडल के नियमों का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, अगर हमारे वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, तथा अधिक से अधिक कमेंट करें, और कोई गलती हो तो माफ़ करना, और जो भी आपको गलती लगे तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में अप्लाई करें। ठीक है। साथ ही जो बच्चे इस बार 10th क्लास में हैं उन बच्चों से मेरा आग्रह है कि वीडियो को देखें, सीखें और समझें, और अपने अध्ययन में रुचि बढ़ाएं। ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद।